Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. सो आज के इस वीडियो में हम थर्ड जो पोर्शन है ऑफ द पोइट्री माइकल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ उसके बारे में बात करेंगे. अंटिल नाउ मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं ऑल अबाउट द पोइट्री, नैरेटिव पोइट्री, दैट इज़ माइकल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. तो अंटिल नाउ आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से माइकल, उसकी वाइफ एंड उसका सन तीनों साथ में रहते थे. हाउ मच इंडस्ट्रियस दे वर, कितने हार्ड वर्किंग थे, कितने लेबोरियस थे. थ्रू आउट द डे एंड नाइट दे वर्कड ऑल टुगेदर. और उनकी जो कॉटेज थी दैट वाज नेम्ड एज द इवनिंग स्टार बाय द पीपल हु लिव्ड अराउंड. तो इस तरीके से माइकल, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरीके का स्ट्रेनुअस और हार्ड वर्किंग पर्सन था वो, उसकी वाइफ भी उसी के जैसी हार्ड वर्किंग थी. तो उन सब के बारे में आपको पता चल गया होगा. Through this poetry, this narrative poetry, William Wordsworth wanted to share all those things which were related to the rural background of the country, of the इंग्लैंड. इंग्लैंड का जो रूरल कंट्री साइड था, जो वहाँ का जो लोग रूरल साइड में रहते थे, जहाँ पे किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं रहती थी, वो लोग कितना हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, किस तरीके से वो थ्रू आउट डे एंड नाइट मेहनत किया करते थे. तो वो सारी चीज़ें इस पोइट्री में पोइट बताना चाह रहे हैं. फर्दर इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा ऑल अबाउट माइकल सन ल्यूक सिंस द डे ही वॉज बॉर्न टिल ही टर्न्ड 18th. ठीक है, जब वो पैदा हुआ तब से लेके 18th ईयर का जब हुआ तब तक की जर्नी के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस वीडियो में. वो आपको सब कुछ पता चलेगा. आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से वाई माइकल हैड टू मच लव फॉर हिज सन ल्यूक. माइकल क्यों अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार करता था, क्यों उससे इतना ज़्यादा अटैच था, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी. So let's begin with this. Thus living on through such a length of years, the shepherd, if he loved himself, must needs have loved his helpmate. But to Michael's heart, the son of his old days was yet more dear. तो यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि माइकल का जो बेटा था दैट वाज ल्यूक, तो माइकल सिर्फ उससे इसलिए प्यार नहीं करता था जस्ट बिकॉज ही वॉज अ सन, जस्ट बिकॉज ही वॉज हिज हेल्पमेट, क्योंकि वो उसकी हेल्प करता था या उसका सन था. सिर्फ इसलिए उसका कंसर्न्स या उसका प्यार उसके लिए नहीं था, और भी बहुत सारे रीजंस थे. सो लेस मोर इंस्टिंक्टिव टेंडरनेस, द सेम fond spirit that blindly works in the blood of all, than that a child more than all other gifts that earth can offer to declining man, brings hope with it and forward-looking thoughts and stirring of inquietude when they by tendency of nature needs must fail. So here the poet is talking all about that जो माइकल का बेटा था ल्यूक. तो ल्यूक के लिए माइकल के जो कंसर्न्स थे, जो उसका अफेक्शन था, वो सिर्फ इसलिए नहीं था जस्ट बिकॉज ही वॉज हिज हेल्पमेट, जस्ट बिकॉज वो उसका खुद का फ्लैश एंड ब्लड है. क्योंकि जैसे कि हर कोई अपने चिल्ड्रन से तभी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर देयर फ्लैश एंड ब्लड, दे आर देयर पार्ट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, राइट. तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि माइकल का जो कंसर्न था, जो अफेक्शन था, जो प्यार था टुवर्ड्स ल्यूक, वो सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो उसका फ्लैश एंड ब्लड था, क्योंकि वो उसका हेल्पमेट था, उसकी हेल्प करता था, नहीं, जस्ट बिकॉज ही वॉज द गिफ्ट फ्रॉम द अर्थ फॉर हिम. ठीक है, क्योंकि वो अर्थ का बेस्ट एवर गिफ्ट था टू माइकल, टू हिज डिक्लाइनिंग एज, बिकॉज अब जो माइकल था ही हैड बिकमिंग ओल्ड, वो ओल्डर होते जा रहा था डे बाय डे, और इनटू दैट ओल्ड एज ही गॉट सच ब्यूटिफुल गिफ्ट बाय मदर अर्थ. तो वो ल्यूक को मदर अर्थ का बेस्ट एवर गिफ्ट मानता था, इसीलिए ही हैड टू मच लव फॉर ल्यूक, एंड दैट्स व्हाई ल्यूक ब्रॉट होप विद इट,
राइट। ल्यूक एक होप की तरह था फॉर माइकल। एंड जब भी हम कई बार ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम कंसर्न होते हैं, पीसलेसनेस हमारी लाइफ में आता है, हमारे माइंड में आता है, ठीक है। तो उस पीसलेसनेस को, उस फॉरवर्ड लुकिंग थॉट को ओवरकम करने के लिए ल्यूक उसके लिए ब्लेसिंग था। फॉर माइकल ल्यूक वॉज अ ब्लेसिंग, ल्यूक वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम मदर अर्थ इनटू हिज ओल्ड एज, ठीक है। सो उसकी ओल्ड एज में ल्यूक एक ब्लेसिंग की तरह था, एक गिफ्ट की तरह था जो उसको उस एज में मिला जब सब कुछ डीके होता जाता है बाय द टाइम, राइट। सो अब आपको पता चल गया होगा why did Michael love his son too much? Just because he thought that his son is a gift from Mother Earth into his old age and he played a role of hope for him, right? तो इसीलिए माइकल का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था टूवर्ड्स ल्यूक। अब आगे पता चलेगा कि what kind of things Michael used to do for Luke. So exceeding was the love he bare to him. His heart and his heart's joy, for oftentimes all Michael, while he was a babe in arm, had done him female service, not alone for pastime and delight as is the use of fathers, but with patient mind and forced to acts of tenderness, and he had rocked his cradle as with a woman's gentle hand. आगे हमें पता चलता है कि जब माइकल का एक्सेसिवली प्यार जो था ल्यूक के लिए वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया है पॉइंट ने यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ व्हेन Michael was born and he was a baby while ल्यूक वॉज अ बेबी, तो उस टाइम पे माइकल उसे डेलिकेटली लाइक अ वुमन वो उसे पैम्पर करता था, उसके सारे वो सर्विसेज करता था जो यूजुअली एक वुमन करती है। वो और फादर्स की तरह नहीं था जो सिर्फ पास टाइम या डिलाइट के लिए अपने बच्चे को कुछ टाइम पे अपनी गोद में लिया, उसे खिलाया पिलाया एंड देन लेफ्ट। तो उन फादर्स की तरह माइकल वॉज नॉट लाइक ऑल दोज फादर्स। ही वॉज लाइक जब वो बेबी था उसे क्रैडल में जेंटली, एक वुमेन जैसे एक जेंटली अपने बेबी को क्रैडल में रॉक करती है, तो उसी तरह माइकल भी लाइक ए वुमेन ही जेंटली पेम्पर्ड हिज सन, वो जेंटली अपने बेबी को पेम्पर करता था, ठीक है। तो एक जिस तरीके से एक फीमेल मदर अपने बेबी के लिए जो उसका प्यार होता है, जो उसके कंसर्न्स होते हैं, जो उसकी केयरिंग होती है लाइक अ मदर डू, उसी तरीके से माइकल अपने बेबी की केयर करता था, ल्यूक की केयर करता था, उसे पैम्पर करता था, उसकी सारी नीड्स फुलफिल करता था, ठीक है। सो इसमें आपको पता चलता है कि while Luke was born, what kind of treatment Michael gave to him. Next one is, and in a later time, yet the boy had put on his boy's attire and did Michael love, albeit of a stern, unbending mind, to have the young one in his sight, when he wrought in the field or on his shepherd's stool, set with a fettered sheaf before him stretched under the large old oak that near his door stood single, and from matchless depths of shade, chosen for the shearer's covert from the sun. Thence, in our rustic dialect, was called the clipping tree, a name which yet it bears. आगे पॉइंट बोलते हैं कि लेटर टाइम, बहुत थोड़ा टाइम जब बीता, वाइल बिफोर ही टर्न्ड बॉय, मतलब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बॉयहुड में गया, उससे पहले की बात है, ल्यूक के बॉयहुड में टर्न होने से पहले की बात है कि जो माइकल है उसे हमेशा अंडर हिज साइट रखता था, ठीक है। उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता था, अपनी साइट के सामने रखता था, ठीक है। जब वो फील्ड में होता था तब भी ल्यूक उसी के साथ होता था, या फिर वो शेफर्ड स्टूल, जो कि शेफर्ड स्टूल बेसिकली जहाँ पे बैठ के जो शेफर्ड है शर्ड द वूल फ्रॉम दी शिप स्किन, ठीक है। जब शिप से वूल को शेयर किया जाता था तो जिस शीट पे, जिस स्टूल पे शेफर्ड यूजुअली बैठा करते थे, वहाँ पे वो ल्यूक को बैठा के रखता था अपनी आईज के सामने से, ठीक है। और वहीं पे एक फैटर्ड शिप हुआ करती थी। फैटर्ड शिप बेसिकली जब शिप को किसी पर्टिकुलर चीज़ से टाई किया जाता था ताकि उस शिप से वूल को शेयर किया जा सके, ठीक है। तो वहीं पे एक ओल्ड ओक ट्री था, उसके घर के जस्ट सामने एक बहुत ही बड़ा सा ओल्ड
ओक ट्री था, उसके नीचे बिनीथ दैट ओल्ड ओक ट्री, वहीं पे उस शेफर्ड स्टूल पे वो अपने बच्चे ल्यूक को बैठा के रखता था और खुद शिप की जो वुल है उसे शेयर किया करता था, right? And from matchless depths of shade chosen for the shearers covered from the sun. Tans in our rustic dialect was called the clipping tree. इसीलिए उस old oak tree को किस नाम से जाना जाता था? The clipping tree. आपको याद हो तो माइकेल की जो कॉटेज थी, that was named as the evening star. And now the tree is was called the clipping tree. क्यों? क्योंकि उसकी के नीचे beneath that old oak tree, Michael used to sit and sheared the wool from the ship. और शिप से जो वुल है उसको शेयर किया जाता था और उसी की आंखों के सामने कौन बैठा रहता था? उसका बेटा ल्यूक, राइट? सो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से माइकेल की जर्नी चल रही है along with Luke while he was born, before he turned to boy, किस तरीके से वो उसको साथ में रखता था, उसकी आंखों के सामने रखता था, whether he was in field or just sharing the wool from the ship. तो इस तरीके से वो हमेशा अपने बेटे ल्यूक को अपने साथ रखता था. There, while the two were sitting in the shade, with others round them, earnest all and bleak, would Michael exercise his heart with looks of fond correction and reproof bestowed upon the child, if he disturbed the ship by catching at their legs, or with his shout scared them, while they lay still beneath the shores. अब आगे यहाँ पे पॉइंट थोड़ी जो एक बचपन में जो नॉटीनेस होती है ऑफ दी चिल्ड्रन उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो माइकल सिर्फ अपने सन के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न या केयरिंग या उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे कभी स्कॉल्ड नहीं करता था. जब भी ल्यूक किसी भी तरीके की कोई भी हम कह सकते हैं वगबाउंड बिहेवियर करता था, जब वो कुछ किसी भी तरीके का कोई शैतानी करता था हम कह सकते हैं, तो मिसबिहेव जब वो करता था, या तो शिप की लैग को उसको खींचना, उसे कैप्चर करना, या फिर इधर उधर शीप को डिस्टर्ब करना, तो इस तरीके के काम जब ल्यूक करता था एज अ बॉय, तो उस टाइम पे उसके बिहेवियर को करेक्ट भी माइकेल करता था लाइक अ फादर. तो लाइक अ फादर ही प्लेड ऑल द रोल, ही करेक्टेड हिम, वो करेक्ट भी करता था ल्यूक को और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो उसको पैम्पर भी करता था. सो बोथ द रोल्स ही प्लेड एज अ पैम्परिंग फादर और एज अ स्ट्रिक्ट फादर, उसे उसके बिहेवियर को सही करने के लिए. तो जब भी ल्यूक किसी भी तरीके का मिसबिहेव करता था तो उसे करेक्ट भी माइकेल किया करता था. Next one is, and when by heaven's good grace the boy grew up, a healthy lad, and carried in his cheek 2 steady roses that were 5 years old. अब यहाँ पॉइंट बात कर रहे हैं. Now with the God's grace, Luke turned 5 years old. ठीक है, 5 years का ल्यूक हो चुका है. अब आगे देखते हैं माइकेल का बिहेवियर जो है, माइकेल किस तरीके से ल्यूक को ट्रेन करता है. So then Michael for a winter coppice cut with his own hand a sapling which he hooped with iron, making it throughout in all due requisites a perfect shepherd's staff. अब माइकेल क्या करता था, एक स्टिक को ही कट डाउन फ्रॉम द ट्री और उसे परफेक्टली शेप करता था, उसे शेप में लाता था ऑफ अ स्टाफ. स्टाफ इज बेसिकली अ स्टिक जिससे बाइंडिंग किया जाता था टू द शीप बाय द शेफर्ड्स. तो शेफर्ड्स यूज़ किया करते थे एक स्टाफ को, एक स्टिक को, एक बड़ी सी स्टिक को, जिसको प्रॉपर शेप में बनाया था बाय माइकेल. माइकेल ने अपने सन ल्यूक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टाफ तैयार किया, एक स्टिक तैयार की जिससे कि वो शीप को बाइंड कर सके ईजीली. ठीक है. सो एंड गिव इट टू द बॉय. सो वेयर विथ equipped he was a watchman, oftentimes was placed at gate or gap to stern or turn the flock. तो यूजुअली इन ऑर्डर टू बाइंड द फ्लॉक, इन ऑर्डर टू बाइंड द शिप, वो क्या करता था, जो ल्यूक है उस स्टाफ को यूज किया करता था. सो दैट स्टाफ वाज मेड बाय माइकेल फॉर हिज सन ल्यूक, ताकि वो शिप, जितने भी शिप हैं उनको बाइंड कर सके, उनको एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं उनको कंट्रोल कर सके. ठीक है. तो या तो वो स्टिक का कब यूज करता था गेट पे या गैप पे, जहाँ पे वो उनको
कंट्रोल करने की कोशिश करता था, या फिर गेट पे वो खड़ा रहता था विद दैट स्टाफ सो दैट द शिप कुड एंटर इनसाइड और गो आउटसाइड, और उन सारी फ्लॉक्स को कंट्रोल करने में वो स्टाफ का यूज़ करता था, जो कि यूजुअली एक शेफर्ड करते हैं। तो वाइल ही टर्न्ड 5 years old, तो माइकल उसे ट्रेन करने लग गया था फॉर द लाइफ ऑफ शेफर्ड। And to his office, prematurely called, there stood the urchin, as you will divine, something between a hindrance and a help. And for this cause, not always, I believe, receiving from his father higher of praise. Though naught was left undone, which staff or voice, looks or threatening gestures could perform. तो आगे यहाँ पे पॉइंट बताते हैं कि अब जैसे कि माइकल जो है ल्यूक को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू कर दिया था माइकल ने टू द ल्यूक, लेकिन जो ल्यूक है वो थोड़ा शैतान था, थोड़ा वैगाबाउंड था, थोड़ा अर्चिन यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड फॉर ल्यूक्स नॉटी बिहेवियर, तो यहाँ पे अर्चिन वर्ड यूज़ किया गया है। तो कभी कभी उसका जो नॉटीनेस है वो उसके लिए हिंड्रेंस का भी काम करता था फॉर माइकल, और कभी कभी हेल्प का भी काम करता था। तो दोनों चीज़ें, बीइंग अ बॉय, समटाइम्स ही वाज डिसिप्लिन्ड, समटाइम्स ही क्रॉस्ड हिज लिमिट्स एंड डिड बिहेवियर्स व्हिच आर सूटेड टू, हम कह सकते हैं वैगाबाउंड थिंग्स, वैगाबाउंड बिहेवियर, right? So, and for this cause, not always, I believe, receiving from his father's higher of praise. कभी कभी उसे praise भी मिलती थी, कभी उसे scolding भी मिलती थी to Luke. And उसने वो सारी चीज़ें सीख ली थी which was done by a shepherd. उसने staff को यूज़ करना, अपनी voice को यूज़ करना, अपने threatening और gestures को यूज़ करना, सब कुछ सीख लिया था from his father Michael by the time he was growing up. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वैसे वैसे अपने फादर से वो सारी चीज़ें सीख रहा था जो कि एक शेफर्ड को आनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ अंडन रही नहीं थी जो उसे नहीं आती हो। But soon as Luke, full 10 years old, could stand against the mountain blast and the heights, not fearing toil nor length of weary ways, he and his father daily went, and they were as companions. Why should I relate that objects which the shepherd loved before were dearer now? That from the boy there came feelings and emanations, things which were light to the sun and music to the wind, and that the old man's heart seemed born again, and that the old man's heart born seen again. तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि फाइनली वाइल ल्यूक टर्न 10 years, जब वो 10 years का हो चुका है, दैट टाइम माइकल्स हार्ट वॉज बोर्न अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि माइकल को ल्यूक से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होने लगी। ही बिकेम हैज़ होप फॉर डेली लाइफ, वो उसकी डेली लाइफ का होप बन चुका था, अ रे ऑफ होप बन चुका था, जहाँ पे उसे अपना सेफ फ्यूचर नज़र आने लगा था। दैट्स वाई ही स्टार्टेड लिविंग हिज लाइफ अगेन, जो कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही थी बाय द टाइम। जब ल्यूक जो है वो पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी जैसे जैसे एज डिक्लाइन हो रही थी वैसे वैसे वो सारी उम्मीदें शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, जो हर एक पर्सन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ल्यूक बड़ा हो रहा था, उसका जो स्ट्रेंथ, उसका स्टेमिना, उसकी जो क्वालिटीज़ इम्प्रूव हो रही थी, तो उससे वो उम्मीदें फिर से जागने लगी थी, उसका वो फिर से ज़िंदा होने लगा था, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब जबकि ल्यूक 10 years का हो चुका है, वो माउंटेन ब्लास्ट से नहीं डरता था, माउंटेन हाइट से नहीं डरता था, हर एक चैलेंज को फेस करने को तैयार रहता था, बहुत मेहनत करता था लाइक हिज फादर एंड हिज मदर, और थ्रू आउट डे वो काम करता था, बट लाइक अ बॉय वो कभी थकता नहीं था। ही नेवर फेल्ट टायर्ड एंड दे वर एज कंपेनियंस, एंड हिज फादर एंड ही ल्यूक वर टुगेदर मेड अ कंपनी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक कंपनी क्रिएट करते थे। ठीक है, इस तरीके से ल्यूक बड़ा होता गया, बहुत सारी चीज़ें वो एमेंसिपेट करता गया, बहुत सारी चीज़ें इनकलकेट करता गया, जो एक शेफर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनरस बनता गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इनबिल्ट होती गई उसमें। हर एक चैलेंज को लाइक हिज फादर एंड मदर ही ट्राइड टू एक्सेप्ट इनटू हिज लाइफ एंड क्रॉस दैम विद फुल विगर, विद फुल स्टैमिना, राइट। तो इस तरीके से जो ऑल माइकल है उसकी लाइफ में माइकल जो ल्यूक है एक होप की तरह था, एक ब्लेसिंग की तरह था, एक गिफ्ट की तरह था। ठीक है,
तो इस तरीके से लाइफ मूव्ड ऑन विद ब्यूटिफुल थिंग्स। अब जो चीज़ें हैं वो ब्यूटीफुल होने लगी थी, अच्छी होने लगी थी इनटू द लाइफ ऑफ माइकल, क्योंकि अब उसे बीइंग अ कंपेनियन कौन मिल गया था, उसका अपना सन ल्यूक। Next is, thus in his father's side the boy grew up, and now when he had reached his 18th year he was his comfort and his daily hope। तो अब जो है ल्यूक 18 ईयर का हो चुका है और वो अपने फादर के लिए एक डेली कंफर्ट और होप की तरह है। लेकिन वो कहता है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये 4 दिन की चांदनी शायद इन्हीं लाइंस तक थी। अब तक आपने देखा कितनी सही जर्नी चल रही थी माइकल विद हिज सन। ये 18th ईयर की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी फॉर माइकल, बट नाउ द टाइम इज गोइंग टू टर्न अराउंड। अब जो है टाइम बदलने वाला है। अब माइकल की लाइफ में वो सारे हिंड्रेंसेस आएंगे जो उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। जो उसकी बहुत ज़्यादा डियरेस्ट या क्लोज वन चीज़ है वो उससे इतनी दूर चली जाएगी, शायद उसने कभी नहीं सोचा था। तो ये सारी चीज़ें अपन फर्दर जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसमें आपको जानने को मिलेगा, ऑल अबाउट द लाइफ एंड अबाउट हिज फैमिली। सो थैंक यू सो मच। स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस।